नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? सभी मज़े में हैं। हम पढ़ रहे हैं फ्रांसीसी क्रांति। इससे पहले हमने इस पूरे अध्याय को बहुत अच्छे से पढ़ा और इस पर विस्तार से चर्चा की। कुछ भैया बहनों के कमेंट भी आए कि हमने पूरी वीडियो देखी। कुछ ऐसे भी भैया बहन हैं जो वीडियो अधूरी देखते हैं, 1-2 मिनट की देखते हैं और फिर बोर हो जाते हैं। बोर नहीं होना, समझना है। जब तक हम इतिहास को पढ़ेंगे नहीं तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि पूरे विश्व में पहले क्या क्या घटनाक्रम घटे। यह दुनिया जैसी आज हमें दिखती है, यह पहले वैसी नहीं थी। चलो, इस अध्याय में हम क्या क्या करने वाले हैं। इस अध्याय में हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करने वाले हैं। इस अध्याय से संबंधित सभी प्रश्न उत्तर हम करने वाले हैं और इस अध्याय से के MCQ क्वेश्चन भी, वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी हम करने वाले हैं। आज हम विस्तार से चर्चा और करेंगे। जो छोटी छोटी और महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम देखते हैं नंबर 1 क्या है। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत 14 जुलाई 1789 को पेरिस शहर में हुई। दूसरा है, लोगों के समूह ने बास्तीन किले की जेल को तोड़ डाला जो लोगों की घृणा का केंद्र था। क्या हुआ था, बास्तीन के किले के सामने बहुत सारे क्रांतिकारी लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने जो किले की दीवारें हैं उनको तोड़ दिया और वहाँ पर एक जेल थी, उस जेल को भी तोड़ दिया, उसमें से कैदियों को मुक्त कर दिया। आगे देखते हैं, फ्रांसीसी क्रांति के समय लुई 16वां फ्रांस का सम्राट था। तो जिस समय क्रांति हुई 1789 में, उस समय वहाँ का शासक कौन था? लुई 16वां। आगे देखते हैं, फ्रांसीसी क्रांति से पूर्व फ्रांस की वित्तीय स्थिति बहुत ख़राब थी। जिस समय क्रांति हुई, क्रांति ऐसे ही नहीं हुई थी, क्योंकि क्रांति के कारणों में एक सबसे बड़ा कारण था वहाँ पर भुखमरी। भुखमरी इतनी हो गई थी कि पाव रोटी खरीदने के लिए भी लोगों के पास पैसे नहीं थे। आगे देखते हैं, 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज 3 एस्टेट में विभाजित था। पूरे समाज को 3 श्रेणियों में बांटा गया था। पहली श्रेणी में पादरी वर्ग आता था, जो चर्च के अंदर काम करते थे पादरी, उनको पहली श्रेणी में रखा। दूसरी श्रेणी में कुलीन वर्ग आता था। कुलीन वर्ग मतलब जो वहाँ का सम्राट था, मंत्री थे, उनके जो उससे जुड़े हुए लोग थे वो दूसरी श्रेणी में आते थे, जिसको कुलीन वर्ग कहते थे। और तीसरी श्रेणी में अर्थात तीसरे एस्टेट में आम लोग आते थे, जो व्यापारी होते थे, नौकरी पेशा करने वाले होते थे, दिहाड़ी मजदूर होते थे। उन सबको तीसरे एस्टेट में रखा गया। अर्थात 18वीं समाज में फ्रांसीसी समाज को 3 एस्टेट में विभाजित किया गया था। आगे देखते हैं, फ्रांसीसी सम्राट लुई 16वां के द्वारा 5 मई 1789 को एस्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई गई। जब देश पर अत्यधिक कर्ज हो गया, जो शासकीय खजाना था वो पूरी तरह से खाली हो गया, टैक्स जो कर्ज ले रखा था उस कर्ज का टैक्स तक भी चुकाया नहीं जा रहा था। तो ऐसी स्थिति में जो सम्राट 16वां था उसने 1789 को 5 मई 1789 को एक बैठक बुलाई, जिस बैठक में तीनों स्टेट्स, जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्टेट थे, उन सबको बुलाया। और इसमें बुलाने पर कैसा बैठाया उसने? जो प्रथम वर्ग था, यानी कि प्रथम स्टेट था पादरी वर्ग, और द्वितीय स्टेट जो कुलीन वर्ग था, उन सबको तो बैठने की व्यवस्था थी, और जो तीसरा स्टेट था उनको खड़े होने की व्यवस्था थी। इसी में क्या हुआ, इसमें वोट डाली जाती थी। कोई भी कार्य होता था, कोई भी प्रस्ताव पास करने के लिए तीनों स्टेट से वोट डालते थे। तो तीनों स्टेट्स को एक एक वोट देने का अधिकार था। इसमें जो तीसरा स्टेट था उसके जो प्रतिनिधि थे उन्होंने सब की अपनी अपनी मत देने का आग्रह किया, लेकिन सम्राट ने सबको अलग मत देने से मना कर दिया, जिससे ये तीसरा वर्ग वहाँ से बैठक को छोड़कर चला गया। और तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि 20 जून को वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में एकत्रित हुए। वहाँ से जाने के बाद ये कहाँ इकट्ठे हुए? 5 मई के बाद कहाँ? 20 जून को वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में। वहाँ पर क्या किया इन्होंने?
वहाँ पर इन्होंने एक असेंबली का गठन किया, जनरल असेंबली बनाई और अपने आप को ही घोषित कर दिया कि अब जो सामंत व्यवस्था है उसको क्या करना है, हमें उसको समाप्त करना है। अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के खात्मे का आदेश पारित कर दिया। 20 जून को बनी और अगस्त तक जाते जाते वह इतनी शक्तिशाली हो गई कि उसने जो कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था थी उसके खात्मे का आदेश पारित कर दिया अपने आप में ही। आगे देखिए, लोग राजनीतिक क्लबों में अड्डे जमाकर नीतियों पर चर्चा करते थे। इनमें जैकोबिन क्लब सबसे सफल था। जो क्रांतिकारी लोग थे वो कुछ स्थानों पर इकट्ठा होकर क्रांतिकारी गतिविधियों को लागू करते थे, उन पर चर्चा करते थे। इनमें से जो सबसे प्रमुख था वो कौन था? जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब का नेता मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था। इसका जो नेता था जैकोबिन क्लब का वो कौन था? मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। यह सम्राट भी बना बाद में। देखते हैं आगे क्या है। अब 1791 में नेशनल असेंबली ने संविधान का निर्माण किया। अब जो नेशनल असेंबली, जो तृतीय स्टेट ने अपने आप में से ही जिसका निर्माण किया था, उसका प्रभाव देखते हुए सम्राट ने उसको मान्यता दे दी थी और मान्यता देने पर ही 1791 तक वह बहुत शक्तिशाली हो गई। और शक्तिशाली होने पर उसने क्या किया? संविधान का निर्माण किया, जिसका उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लगाना। उसने सम्राट को घेर लिया कि अब भाई तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी। घेरा ही नहीं, आगे देखते हैं क्या किया। 21 जनवरी 1793 को अदालत द्वारा लुई 16वां को फांसी की सज़ा दे दी गई, फांसी दे दी गई। 21 जनवरी को लुई 16वां को भी फांसी पर लटका दिया गया। अब आगे देखते हैं। 1793 से 94 तक की अवधि आतंक का युग कहलाती है। ये 1793 और 94 में क्या हुआ? जो रोबेस्पियर था वो क्या हो गया? उसको शासक बन गया वह, और शासक बनते ही उसने जितने नियम कानून थे बड़ी सख्ती से लागू किए। जो पादरी वर्ग था और कुलीन वर्ग था उन पर पूरी तरह से नकेल कस दी। लेकिन इतनी ज़्यादा सख्ती जो है लोगों को बर्दाश्त नहीं हुई और उसके बाद इसके खिलाफ भी कार्रवाई हुई। देखते क्या हुआ। रोबेस्पियर ने अपनी नीतियों को सख्ती से लागू किया। अंततः जुलाई 1794 में उसे दोषी करार दिया गया और गिलोटीन पर चढ़ा दिया गया। कब? 1794 में। गिलोटीन क्या था? गिलोटीन दो खंभों के बीच में, ऐसे दो खंभे होते थे, उन दो खंभों के बीच में एक आरी लटका दी जाती थी। यहाँ पर व्यक्ति का सर रखते थे और आरी से सर को काट देते थे। इस प्रकार सिर जो है धड़ से अलग हो जाता था, तो उसको क्या कहते थे? गिलोटीन। तो रोबेस्पियर को भी क्या कर दिया? गिलोटीन पर लटकाकर सिर काट दिया उसका। आगे क्या हुआ फिर? डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता ने फौजी तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का रास्ता खोल दिया। इतनी क्रांति होने के बावजूद भी पहले वहाँ संवैधानिक राजतंत्र लागू हुआ, उसके बाद गणतंत्र भी हुआ फ्रांस। लेकिन गणतंत्र होने के बावजूद भी जो वहाँ पर डायरेक्टरी बनी वो अस्थिर रही, उसमें आपस में खींचतान रही। वर्गों में जो बटा हुआ समाज था वो एक दूसरे को असफल करने में लगातार सक्रिय रहता था। ऐसी स्थिति में एक फौजी था नेपोलियन बोनापार्ट, वह क्या हुआ? सम्राट, फ्रांस का सम्राट बन बैठा। फ्रांस पर उसने तानाशाही अधिकार कर लिया। कब किया? देखो, नेपोलियन ने 1804 में स्वयं को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। 1804 में क्या हुआ? नेपोलियन ने अपने आप को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। और
फिर क्या हुआ, 1815 में वाटरलू की लड़ाई में उसकी हार हो गई। अब जो नेपोलियन था, जब ये फ्रांस का सम्राट बन गया, इसने अपने नियम अपने कानून लगाए और जो यूरोप के अन्य देश थे उन सबको भी अपने अधीन कर लिया। ऐसे में यूरोप के देश, पर्सा, ऑस्ट्रिया, कई और देशों ने मिलकर नेपोलियन के खिलाफ युद्ध किया और उस युद्ध में 1815 में वाटरलू की एक लड़ाई हुई जिसमें नेपोलियन बोनापार्ट की हार हो गई। तो ऐसे लगातार 1789 से 1815 तक भी फ्रांस में क्या होता रहा, अस्थिरता और क्रांति इतनी भयानक होती रही कि फ्रांस के साथ साथ पूरा यूरोप जो है इस क्रांति का शिकार बनता चला गया, लेकिन फिर वहाँ सुधार हुए। चलो अब 1 अंक वाले प्रश्न देख लेते हैं क्या है। फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था? लुई 16वां। दूसरा प्रश्न, 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज कितने स्टेट में बटा हुआ था? अभी बात की हमने 3 स्टेट में बटा था, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम में कौन थे? पादरी वर्ग, द्वितीय में कुलीन वर्ग और तृतीय में अन्य शेष जितने भी बचे थे। आगे प्रश्न 3 देखते हैं, कुलीन वर्ग क्या है? ये हमने बात की थी, कुलीन वर्ग क्या है? अमीर वर्ग को कुलीन वर्ग कहा जाता था। यह द्वितीय एस्टेट का वर्ग था। अमीर वर्ग, इसमें अमीर में कौन कौन अमीर थे? इसमें सम्राट था, मंत्री थे, सेनापति थे और जो और ज़्यादा धनाढ्य लोग थे वो इसमें आते थे। प्रश्न 4 देखते हैं, फ्रांसीसी समाज का कौन सा वर्ग सभी कर चुकाता था? जो तीसरा वर्ग था जिसमें आम लोग थे, दुकानदार, नौकरी करने वाले, दिहाड़ी मजदूर, जितने भी कर थे, चाहे वो धार्मिक कर हो, राजकीय कर हो, जैसे भी कर थे, केवल ये तीसरा वर्ग ही कर देता था, ऊपर के दोनों वर्ग कर नहीं देते थे। आगे देखते हैं प्रश्न 5, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम की पुस्तक किसने लिखी? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम की पुस्तक किसने लिखी? रूसो ने लिखी। बहुत प्रसिद्ध किताब है रूसो की। आज भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो पुस्तक है आज के परिप्रेक्ष्य में भी महत्वपूर्ण है। जो किसने लिखी थी? रूसो ने लिखी। अगला प्रश्न देखते हैं, लुई 16वां का संबंध किस राजवंश से था? ये बूढ़े गलत है, बूर्बे है। क्या है? बूर्बे राजवंश। बूर्बे राजवंश है, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। तो लुई 16वां का जो संबंध था किससे था? बूर्बे राजवंश से था। आगे देखते हैं, फ्रांस का राष्ट्रगान मार्सिले किसने लिखा? ये यहाँ गलत छपा हुआ है। फ्रांस का राष्ट्रगान मार्सिले किसने लिखा? कवि रोजेट दी लाइल ने ये गीत लिखा। जिस समय क्रांति हुई उस समय क्रांतिकारियों ने यह गीत बहुत दोहराया। इस गीत को गा गा कर क्रांतिकारी क्या करते थे? आगे बढ़ते थे। और बाद में जब फ्रांस गणतंत्र हो गया तब वहाँ पर यह मार्सिले जो है वहाँ का राष्ट्रगान बन गया। गिलोटिन क्या है? इसके बारे में हमने अभी बात की। गिलोटिन क्या थी? गिलोटिन 2 खंभों के मध्य लटकी आरे वाली मशीन थी। जो आरे वाली मशीन थी जिससे सिर काट दिया जाता था उसको क्या कहते थे? गिलोटिन कहते थे। प्रश्न 9 देखते हैं, एस्टेटस जर्नल क्या थी? एस्टेटस जर्नल एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों एस्टेट अपने प्रतिनिधि भेजते थे। ये वही एस्टेटस जर्नल है जो लुई 16वां ने बुलाई थी और जिसमें तीसरा जो एस्टेट है उसने क्या कर दिया, वहाँ से वो चले गए। उनके अनुसार उसमें काम नहीं हो रहा था तो उन्होंने बैठक को छोड़ दिया और अपनी नेशनल असेंबली का गठन किया। प्रश्न 10, फ्रांस में 1794 तक चलने वाली मुद्रा का नाम बताओ। जो फ्रांस में 1794 तक मुद्रा चली उसका नाम था लीवे। लीवे नहीं, वो लीरवे था। क्या था? यहाँ पर सही लिखा है लीरवे। ये 1794 तक चली, उसके बाद ये मुद्रा वहाँ पर समाप्त हो गई। प्रश्न 11 देख लेते हैं, उपज का 10वां भाग जो चर्च द्वारा कर के रूप में लिया जाता था उसे
उसका नाम लिखें। उसका नाम था टाइद। टाइद एक धार्मिक कर था जिसको जो तीसरा एस्टेट था वही चुकाता था और ये उपज का 10वां भाग था। प्रश्न 12 देखते हैं, एस्टेट से क्या अभिप्राय है। इसके विषय में हमने बात की थी। एस्टेट क्या है? जो फ्रांस में समाजी हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी है। क्या थी एस्टेट? फ्रांस में समाजी हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी। आगे, पादरी वर्ग का क्या काम था? चर्च के विशेष कार्यों को देखना, चर्च के काम करना ही पादरी वर्ग का काम था। बाद में जो शासकीय कार्य थे उसमें भी पादरी वर्ग बढ़ चढ़कर भाग लेने लगा और अपने आप को ही शासक समझने लगा। प्रश्न 14, सीधे राज्य को दिया जाने वाला कर कौन सा था? टाइल। टाइल प्रत्यक्ष कर था जो सीधे राज्य को ही दिया जाता था। प्रश्न 15, जब जीवित रहने के साधन खतरे में हों तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? ऐसी स्थिति को कहते हैं जीविका संकट। क्या कहते हैं? जीविका संकट। आगे प्रश्न देखते हैं, फ्रांसीसी उपनिवेशों से दास प्रथा का उन्मूलन कब हुआ? 1848 में। फ्रांस में क्या होता था? पहले दास प्रथा चलती थी, लोगों को दास बना लिया जाता था, फिर उनसे जबरन चाय के बागानों में ऐसे ऐसे जगहों पर कार्य कराया जाता था और उन पर बड़ा अत्याचार होता था। लेकिन बाद में कुछ क्रांतिकारी लोग हुए, समाज सुधारक लोग हुए और उन्होंने उनके प्रयासों से 1848 में इस कुप्रथा का अंत हो गया। क्वेश्चन 17 देखते हैं, फ्रांस का महान सेनापति नेपोलियन कब फ्रांस का सम्राट बना? तो कब बना था? 1804 ईस्वी में। आगे 18वां क्वेश्चन है, वाटरलू का युद्ध नेपोलियन ने कब लड़ा? ये 1815 में लड़ा, जिसमें नेपोलियन की हार हुई। एक तरफ नेपोलियन था, दूसरी तरफ परसा, ऑस्ट्रिया, कई और छोटे देश थे जिन्होंने मिलकर नेपोलियन के खिलाफ यह युद्ध लड़ा था। कुछ बड़े प्रश्न हैं जो 3 से 5 अंक में आते हैं, उनको भी देख लेते हैं। यहाँ पर हम जो प्रश्न हैं उनकी केवल जो हेडलाइन है, जो हेडिंग्स हैं, उन्हीं पर चर्चा करेंगे। शेष आपको नोट भी अपनी नोटबुक में यही करने हैं। बाकी जो इनके बारे में है वो आप याद करेंगे या उसको आप बुक से पढ़ लेंगे। ये हमने पढ़ लिया सब कुछ, इस पर चर्चा भी हो चुकी है। प्रश्न 1 देखते हैं, लुई 16वां के राज्यारोहण के समय फ्रांस की आर्थिक स्थिति कैसी थी? जब लुई 16वां का राज्यारोहण हुआ तो फ्रांस की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय थी। तो इसमें क्या क्या पॉइंट बनेंगे? पहला पॉइंट देखते हैं, राजकोष का खाली होना। उस समय क्या था? राजकोष पूरी तरह से खाली था और खाली होने के साथ साथ जो कर्ज था वो भी बहुत अधिक मात्रा में चढ़ा हुआ था, जिस समय लुई 16वां क्या हुआ? लुई 16वें का राज्यारोहण हुआ। दूसरा, युद्धों के कारण वित्तीय संसाधनों का नष्ट हो जाना। दूसरी क्या है हेडिंग? युद्धों के कारण वित्तीय संसाधन क्या हो गए थे? नष्ट हो गए थे, क्योंकि फ्रांस का लगातार क्रांति के पहले भी कई देशों से लगातार संघर्ष चलता रहा, जिस कारण वहाँ पर जितना भी उनका धन था वो समाप्त हो गया। शानो शौकत के लिए फिजूल खर्ची, ये भी एक हेडिंग है। शानो शौकत के लिए फिजूल खर्ची बहुत होती थी। जो राज्य के शानो शौकत बनाए रखने के लिए उसमें पैसे न होने के बावजूद भी वो शानो शौकत वैसे ही बनाए रखी, उसके लिए लगातार कर्ज लेते रहे। आगे 10 अरब लेने से अधिक का लीरवे, 10 ये लीरवे है, इसको सही कर लेंगे। 10 अरब लीरवे से अधिक का कर्ज। उस समय क्या था? 10 अरब लीरवे से भी अधिक का कर्ज फ्रांस के ऊपर था। अगला देखते हैं, सरकार से करदाताओं की ब्याज की मांग। अब जो सरकार थी, करदाता क्या करते थे? उससे ब्याज की भी मांग करते थे जिन्होंने कर दे रखा था। प्रश्न 2 देख लेते हैं। प्रश्न 2 क्या है? तीसरे एस्टेट की व्याख्या करो। जो तीसरा एस्टेट है उसकी व्याख्या हम किन किन बिंदुओं पर कर सकते हैं?
सबसे पहला बिंदु है साधारण वर्ग था। तीसरा स्टेट क्या था? साधारण वर्ग था। इसमें वो सभी लोग आते थे जो अपनी नौकरी करते थे, बढ़ई का काम करते थे, कृषि करते थे, दुकान चलाते थे, दिहाड़ी मजदूरी करते थे। आज के परिप्रेक्ष्य में उसको मध्यम वर्ग कह सकते हैं, और यही टैक्स चुकाते थे। दूसरा पॉइंट क्या है? राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। दूसरा क्या था? जो तीसरा स्टेट था ये टैक्स यही चुकाते थे और इनको राजनीतिक अधिकार बिल्कुल प्राप्त नहीं थे। इनमें से केवल जो कुछ पैसे वाले लोग थे और जिनकी आयु 25 वर्ष से अधिक हो गई थी उनको वोट देने का अधिकार था। शेष जो जिनके पास धन कम था और जिनकी आयु 25 साल से कम थी, ऐसे किसी भी व्यक्ति को वोट देने का अधिकार नहीं था। दूसरा, महिलाओं को कभी भी वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया। महिलाओं को अधिकार वोट देने का कब हुआ? 1946 में। इतने सदियों के बाद, क्रांति के सदियों के बाद उनको लगातार वो संघर्ष करती रही, तब उनको वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। तीसरा पॉइंट देखते हैं, फ्रांस की क्रांति में विशेषाधिकार वर्ग का विरोध। जो फ्रांस की क्रांति थी उसमें जो विशेष अधिकार थे और जो एक वर्ग विशेष को दिए जाते थे उसका विरोध भी तीसरे स्टेट ने लगातार किया। प्रश्न 3, 4 अगस्त 1789 को नेशनल असेंबली ने क्या आदेश पारित किए? हमने बात की थी कि जो वहाँ से लोग नाराज़ होकर चले गए थे, जो लुई 16वां ने बैठक बुलाई थी, तो उसके बाद 4 अगस्त 1789 को उन्होंने कुछ आदेश पारित किए। वो कौन कौन से आदेश थे उसको देख लेते हैं। नंबर 1, सामंती व्यवस्था का उन्मूलन। उन्होंने जो सामंती व्यवस्था चलती थी, सामंती व्यवस्था मतलब जिसकी ज़मीन होती थी, जो किसान उनकी ज़मीन नहीं होती थी, सामंत उस पर अपना अधिकार रखते थे और किसानों पर जबरन काम कराते थे और उनसे जितना भी उसमें पैदावार होती थी लगभग सभी लूट लेते थे। दूसरा क्या था? पादरी वर्ग को अधिकारों को छोड़ देने के लिए विवश किया। इसने क्या किया? जो पादरी वर्ग था उसको उन्होंने सब चीज़ों पर अपना अधिकार जमा रखा था, करना धरना कुछ नहीं था, केवल ऐश करनी थी और धर्म के नाम पर लोगों को भड़का कर उनसे संपत्ति लूटनी थी, और जितना भी राजकीय कार्य होता था वो भी लगभग पादरी वर्ग के हाथ में ही था। आगे, धार्मिक कर समाप्त। यहाँ असेंबली में एक आदेश पारित किया गया कि अब से हम धार्मिक कर नहीं देंगे। धार्मिक कर क्या था? डाइट, अभी हमने पीछे पढ़ा। आगे प्रश्न 4 देखते हैं, फ्रांसीसी समाज की महिलाओं का जीवन कैसा था? अभी हम इसके विषय में बात कर रहे थे। जो फ्रांसीसी महिलाएं थी उनका जीवन अच्छा नहीं था और उनको लगातार संघर्ष करना पड़ा। देखते हैं क्या क्या पॉइंट है। जीविका निर्वाह के लिए काम। जो फ्रांसीसी महिलाएं थी, जब ज़्यादातर पुरुष जो हैं युद्धों में और क्रांति में सक्रिय रहते थे तो जीविका का जितना बोझ था वो महिलाओं के कंधों पर था, महिलाएं काम करती थी। दूसरा, बाज़ारों में सामान बेचना। महिलाएं क्या करती थी? बाज़ारों में जाकर सामान बेचा करती थी। संपन्न घरों में नौकरी भी किया करती थी। जैसे आज होता है, गरीब महिलाएं कुछ जिनके पास नहीं कुछ होता वो बड़े घरों में बर्तन कोचे का काम करती हैं, उस समय भी महिलाएं क्या करती थी? जो संपन्न घर थे, कुलीन वर्ग थे या पादरी वर्ग था, उनके घरों में नौकरी करती थी। अपने परिवार का पालन पोषण। महिलाएं ही अपने परिवार का पालन पोषण किया करती थी, क्योंकि पुरुषों को तो युद्धों से ही फुर्सत नहीं थी। 5वां पॉइंट, मजदूरी पुरुषों से कम थी, और जब मजदूरी की बात आती थी तो इनको जो मजदूरी है वो भी पुरुषों से कम दी जाती थी। आज भी ऐसा ही होता है, महिलाओं को पुरुषों से कम ही मजदूरी दी जाती है। प्राइवेट सेक्टर में तो बिल्कुल ऐसे ही होता है। प्रश्न 5 देख लेते हैं, महिलाओं ने अपने हितों की हिमायत कैसे की? अब जब इतना बड़ा अत्याचार महिलाओं पर चलता रहा तो उन्होंने अपने हितों के लिए कुछ लड़ाइयाँ लड़ी। उनको देखते हैं क्या है। राजनीतिक क्लबों और अखबारों की शुरुआत। महिलाओं ने भी जो राजनीतिक क्लब खुले हुए थे और अखबारों में अपने लेख लिखने शुरू किए। दूसरा, पुरुषों जैसे समान अधिकार प्राप्त हों। इन्होंने मांग की कि महिलाओं को भी पुरुषों जैसे ही समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए। इसके खिलाफ इन्होंने संघर्ष किया। असेंबली के लिए चुने जाने
और राजनीतिक पदों की मांग। इन्होंने मांग रखी कि असेंबली में हम भी चुनाव लड़ सकें और हमें भी पद मिले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रश्न 6, जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे? अब जो जैकोबिन क्लब थे उसके सदस्य कौन थे? उसके सदस्य जो तीसरे स्टेट में आते थे वही सब उसके सदस्य थे। कौन कौन थे देख लेते हैं। नंबर 1, समाज का कम समृद्ध हिस्सा, जो जिनके पास धन कम होता था, जो गरीब लोग थे ज़्यादातर वही थे। इसमें मध्यम वर्ग भी ज़्यादातर था। दूसरा, दुकानदार और कारीगर, इसमें कौन थे? दुकानदार और कारीगर, घड़ी साइज, दिहाड़ी मजदूर आदि, ये सब जैकोबिन क्लब के सदस्य थे। इनके बारे में ये हेडिंग से हैं, इनके बारे में और भी आप लिख सकते हैं आगे। जितने शब्दों में प्रश्न का उत्तर मांगता है उतने शब्दों में इनका उत्तर दे सकते हैं। अगला, दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति कौन सी विरासत छोड़ गई? जो फ्रांसीसी क्रांति थी बड़ी महान क्रांति थी जिसने पूरे विश्व को प्रभावित किया, ऐसी बात हमने शुरू में की थी। वो तो क्या क्या छोड़ गई फ्रांसीसी क्रांति, तो देखते हैं। स्वतंत्रता का विचार, सबसे पहले क्या छोड़ गई वो? स्वतंत्रता का विचार। इसके बाद जो लोग, जो और अन्य देश में भी गुलामी चल रही थी, उपनिवेश चल रहा था, तो वहाँ के लोगों में भी हिम्मत आई कि हम भी क्रांति कर सकते हैं और अपने देश को आज़ाद करा सकते हैं। फिर समानता का सिद्धांत, इस क्रांति से दुनिया को समानता का सिद्धांत पता चला कि समानता भी कोई चीज़ है और हम अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं। बंधुत्व की भावना, सब समान है, सबको हम सब भाई बंधु हैं, ऐसी भावना सबके अंदर आई कि सब अपने हैं और एक साथ अगर हम खड़े होंगे तो हमें जो है, जो तानाशाही शक्तियाँ हैं वो हमको क्या करेंगी? गुलाम नहीं बनाकर रख पाएंगी। प्रजातांत्रिक विचार, फ्रांसीसी क्रांति से ही प्रजातांत्रिक विचार पूरे विश्व में फैल गया कि प्रजातंत्र के तहत जब प्रजा का शासन होगा तो वह राजतंत्र से कहीं बेहतर होगा, लोग अपनी बात कहीं भी रख पाएंगे और मत देने का अधिकार और बहुत सारे तरह के अधिकारों में समानता मिल जाएगी। और सामंतवाद का अंत, इस क्रांति के बाद पूरे विश्व में सामंतवाद का अंत होना शुरू हो गया। जो सामंती अत्याचार थे उनके खिलाफ लोग उठ खड़े हुए। आगे 8वां प्रश्न देखते हैं। नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जा सकता है? अब नेपोलियन का जो उदय है उसको देखते हैं कैसे समझा जा सकता है, क्योंकि 1804 में वह सम्राट बन बैठा था, ऐसे ही नहीं, कुछ तो कमियां रही होंगी कि एक फौजी जो है शासक बन गया। चलो देखते हैं क्या है। नंबर 1 पॉइंट है, 1799 में डायरेक्टरी के शासन का अंत करके वह फ्रांस का प्रथम काउंसिल बन गया। उसने क्या किया? जो अनुशासित, जिसमें डायरेक्टरी में बिल्कुल भी अनुशासन नहीं था और उसमें बड़ी अस्थिरता थी, तो उसका क्या किया? उसने अंत कर दिया और उसका अंत करके वो क्या बन गया? फ्रांस काउंसिल बन बैठा 1799 में। 1793-96 के मध्य पश्चिमी यूरोप पर विजय, और उसने क्या किया? 1793 और 96 के मध्य में पश्चिमी यूरोप के जितने भी देश थे उन सब पर अपनी विजय प्राप्त कर ली, उन सबको युद्ध में पराजित कर दिया। पॉइंट 3, सत्ता पर कब्जे के बाद खोए हुए भूखंड पुनः वापस ले लिए। और फिर क्या हुआ? जो सत्ता पर इसने कब्जा कर लिया नेपोलियन ने, उसने जितने भी फ्रांस के भूखंड जो दूसरे देशों ने फ्रांस से युद्धों में छीन लिए थे उन सबको पुनः वापस ले लिया। आगे ऑस्ट्रिया, प्रसा और रूस को परास्त किया। ऑस्ट्रिया, प्रसा और रूस जैसे बड़े देश को भी क्या कर दिया? नेपोलियन ने युद्ध में हरा दिया, परास्त कर दिया। नेपोलियन भले ही तानाशाह था, लेकिन वहाँ के लोगों ने, फ्रांस के लोगों ने नेपोलियन को बहुत पसंद किया, क्योंकि नेपोलियन की जो नीति थी, नेपोलियन के जो कानून थे वो बहुत अच्छे थे। आगे देखते हैं। समुद्र के ऊपर ब्रिटिश नौसेना पर फ्रांसीसी अपना प्रभुत्व कायम नहीं कर सके।
उस समय जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन ने क्या कर रखा था, पूरे विश्व में अपनी साम्राज्यवादी नीति के तहत अपना उपनिवेश बढ़ा रखा था, जिससे एक तरह से हम कह सकते हैं विश्व के बहुत सारे देशों पर अपनी हुकूमत कायम कर रखी थी। तो ऐसे में जो समुद्र के ऊपर ब्रिटिश नौसेना, जो ब्रिटिश की नौसेना थी, उस पर क्या था, फ्रांसीसी अपना प्रभुत्व कायम नहीं कर सके। क्या है, समुद्र के ऊपर ब्रिटिश नौसेना पर फ्रांसीसी अपना प्रभुत्व कायम नहीं कर सके, चूँकि नेपोलियन ने ऐसा नहीं होने दिया। प्रश्न 9 देख लेते हैं। फ्रांसीसी क्रांति में दार्शनिकों के योगदान का वर्णन करें। अब जो फ्रांसीसी क्रांति हुई उसमें दार्शनिकों का क्या योगदान रहा, उसको भी एक बार देख लेते हैं। दार्शनिक किसको कहते हैं? दार्शनिक मतलब जो विचारक होते हैं, जो अपने विचार किसी विषय पर रखते हैं या किसी पर अपना शोध प्रस्तुत करते हैं, ऐसा भी हम कह सकते हैं। देखते हैं क्या क्या थे। उन्होंने क्रांति को विचार प्रदान किया। जो फ्रांसीसी क्रांति के दार्शनिक थे उनका क्या योगदान था? सबसे पहला योगदान था उन्होंने क्रांति को विचार प्रदान किया कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे क्रांति हो सकती है और ऐसे करेंगे तो ऐसा होगा, इसके परिणाम दूरगामी होंगे। नंबर 2, फ्रांस के लोगों को अधिकारों के लिए लड़ने हेतु प्रेरित किया। जो फ्रांस के लोग थे उनमें क्रांति की भावना पैदा की। सम्राट के अधिकारों को चुनौती दिया। जो सम्राट के अधिकार थे उनको वहाँ के जो दार्शनिक थे उन्होंने सीधी चुनौती दी कि ऐसे तुम्हारे अधिकार नहीं रह सकते। आगे जॉन लॉक ने राजा के दैवीय शक्ति को नकार दिया। उस समय राजा ही दैवी शक्ति है, यानी कि राजा की शक्ति ही सर्वोपरि, वही ईश्वर है। उसका यानी कि राजा ने जो कहा वो ईश्वर ने कहा, ऐसा कहकर मान लेंगे। जॉन लॉक ने क्या किया, इसको नकार दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, ये दैवीय शक्ति का जो साम्राज्य चलता है यह सही नहीं है। आगे रूसो ने लोगों और प्रतिनिधियों के बीच सामाजिक करार पर आधारित सरकार का विचार सामने रखा। अब रूसो ने क्या किया, जो सामाजिक, जो यानी कि लोकतंत्र ही कह सकते हैं एक तरह से, लोकतंत्र का विचार सामने रखा। आगे दार्शनिकों ने अपने विचारों को अखबारों द्वारा जनसाधारण तक पहुंचाया। एक ये बड़ा कार्य किया कि उन्होंने क्या किया, जो जो विचार थे क्रांतिकारी उनको साधारण लोगों तक पहुंचाने के लिए अखबार निकाले। अब अंतिम प्रश्न देख लेते हैं इस अध्याय का 10वां। 1791 में फ्रांस में बनाए गए कानून की 3 विशेषताएं बताइए। अब 1791 में कौन सी 3 विशेषताएं थी फ्रांस के कानून की, उनको देख लेते हैं। नंबर 1, राजा की शक्तियों को समाप्त कर दिया गया। पहली विशेषता क्या थी? राजा की शक्तियों को समाप्त कर दिया। फिर फ्रांस संवैधानिक गणतंत्र बन गया। फ्रांस क्या बन गया? संवैधानिक गणतंत्र बन गया। नंबर 3, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में शक्तियों का बंटवारा हो गया। 1791 में फ्रांस में क्या हुआ? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन 3 संस्थाओं में पूरी शक्तियों का बंटवारा हो गया। अब केवल सम्राट के पास सभी शक्तियां नहीं थी। और जो विधायिका है, विधायिका के जो सदस्य हैं उनका चुनाव भी होने लगा, और जो न्यायपालिका का न्यायाधीश था उसका भी चुनाव हुआ। इस प्रकार से विधायिका का सम्राट पर पूरा नियंत्रण रहता था। चौथा है, नेशनल असेंबली को कानून बनाने का अधिकार। जो नेशनल असेंबली का गठन किया था तीसरे स्टेट ने, उसको कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया 1791 में। 25 साल से के ऊपर सभी पुरुषों को वोट डालने का अधिकार। अब पहले सभी को वोट डालने का अधिकार नहीं था। 25 साल से ऊपर के भी कुछ धनी लोगों को, जो टैक्स चुकाने में सक्षम थे, जो टैक्स देते थे, जो कर देते थे, बड़ा बड़ा कर देते थे, उन्हीं को वोट देने का अधिकार था। लेकिन 1791 में जो कानून बना उसमें 25 साल से ऊपर के सभी पुरुषों को, चाहे वो पुरुष गरीब हो चाहे अमीर हो, सबको वोट डालने का अधिकार दे दिया गया।
तो ठीक है, जो हमने प्रश्न किए हैं, जब ये प्रश्न विस्तार से लिखे जाते हैं, विस्तार से लिखने पर ये केवल एक हेडिंग है। क्या है? ये केवल एक हेडिंग है। इसके आगे आपको लिखना है, इसका विस्तार करना है। ऐसे ही फ्रांस संवैधानिक गणतंत्र बन गया। फ्रांस संवैधानिक गणतंत्र बना, कैसे बना, क्यों, कब बना और उसके क्या क्या योजनाएं थी, वो सब भी आपको इसमें लिखनी है। ये कैसे पता चलेगा? ये आपको किताब से पता चलेगा। जो हमने अध्याय पढ़ा है विस्तार से, उसमें भी इसके बारे में आपको पता चल जाएगा कि हमें इसके आगे क्या लिखना चाहिए। क्योंकि जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, वहाँ हम इनको हेडिंग केवल लिखेंगे, ऐसा नहीं, उस उतने शब्दों का प्रश्न नहीं हो पाएगा। ये हेडिंग जो मुख्य चीज़ है मैंने आपको बताई है, शेष इसके आगे का आपको स्वयं लिखना है। अगर आप लोगों ने वास्तव में अध्याय को मेरे साथ पूरा पढ़ा होगा तो आपको इसको लिखने में कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो ठीक है, अगर आपको लगता है कि हम सीधे एग्ज़ाम में लिखेंगे, अभी केवल इन हेडिंगों को याद करेंगे, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि हम भूल जाएंगे, तो अपनी नोटबुक में हेडिंग लिखेंगे और इसके आगे बुक से इसका थोड़ा विस्तार करें। इसके संबंध में कुछ पंक्तियाँ लिखें, 4-5 पंक्ति अगर एक एक हेडिंग के विषय में भी लिखेंगे तो क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। तो ठीक है, इससे अगली वीडियो में हम इस अध्याय से संबंधित कुछ और छोटे प्रश्न और वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको कराने वाले हैं, ताकि ये अध्याय और अच्छे से समझ में आ जाए। तब तक आप इसको कीजिए। नमस्कार।